केंद्र आप देख रहे हैं द डायलॉग। आज इस चर्चा में इस चौपाल पर कुछ निष्णात शख्सियत मौजूद हैं। बिहार के जाने माने चिकित्सक, सोशल वर्कर, थिंकर, विचारक डॉक्टर विवेकानंद बिहार से जुड़ गए हैं और अभी हमारे बीच में अखिल जो पिछले 40 वर्षों से फायर ब्रांड जर्नलिस्ट के नाते और जुड़े हैं और कुछ साथी तकनीकी कारणों से अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, जुड़ जाएंगे। और साथियों, द डायलॉग का यह मुझे लगता है कि यह पहला चौपाल है इस वेंचर का। तो पहले चौपाल पर चर्चा अखिलेश जी हैं, डॉक्टर साहब हैं। मैं बात सीधे तौर पर किसी भूमिका में गए बिना, अभी पूरा देश भूमिका बांध रहा है। कोई मुख्य पृष्ठ पर कोई भी कालजयी बातें, कोई भी युगांतकारी बातें, कोई भी परिवर्तनकामी बातें नहीं हो रही है। चारों तरफ भूमिका बांधी जा रही है और इस भूमिका के बीच जो राजनीतिक भूमि है, किसी की पुख्ता हो रही है, किसी की खिसक रही है। इस देश के तमाम दल, दलान और दलपति अपनी अपनी दीनता को दूर करने में लगे हुए हैं और इस दीनहीन दलपतियों के इस दौर में बिहार बीच बहस में आकर के खड़ा हो गया है। जिस बिहार से बदलाव की बात होनी चाहिए थी, जो बिहार गणतंत्र की नई सीख दुनिया को दी थी, आज उस बिहार का गणतंत्र, आज वहां की जमहूरियत परेशान है, तबाह है। सारे दल सियासी मंडी में अपना अपना माल लेकर के खड़े हैं। बिहार का अरमान और बिहार का भविष्य बिक रहा है। सारे दल और दलपति इस सियासी बाजार में अपने अपने मुनाफा, अपने अपने लाभ हानि का जोड़ घटाव कर रहे हैं। भविष्य तबाह है तो केवल बिहार और बिहार की जनता का। नाटक दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सारा खेल T20 के मैच की तरह इतना सेंसेशनल खेल, मुझे लगता है इस प्रकार की अवसरवादी राजनीति, बहुत मुहावरे गढ़े गए, आया राम गया राम। अच्छा, अभी अभी हमारे बीच में निवीर शिवपुत्र भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत नमस्कार जी। और तमाम दर्शकों से मैं परिचय भी कराना चाहता हूं कि निवीर शिवपुत्र टीवी जर्नलिस्ट हैं और अच्छे वक्ता हैं, मानस मर्मज्ञ हैं। तो बात को मैं फिर वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं कि जो पूरी जो स्थिति है, हम लोग वाकिफ हैं। एक एक मिनट टेलीविजन पर देख रहे हैं। कभी आक्रोश होता है, कभी घृणा होती है, कभी मन क्षुब्ध होता है वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को देख करके। इस दौरे सियासत में जो अंधेरा छाया हुआ है, इस अंधेरे के खिलाफ हमारे देश के बुद्धिजीवी, पत्रकार और समाज जीवन को जीने वाले तमाम समूह के लोग निश्चित रूप से चिंता व्यक्त कर रहे होंगे कि क्या हो रहा है। यह इस प्रकार की घटना भारत की राजनीति में कभी हुई नहीं थी। शायद अवसरवाद जैसा सिद्धांत भी शर्मसार हो जाए, ऐसी घटना हो रही है। इस स्थिति में हम आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सा राजनीतिक आदर्श प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कौन सा मानक स्थापित कर रहे हैं, कौन सा मूल्य स्थापित कर रहे हैं। अगर हम आने वाली पीढ़ी के लिए कोई महान विरासत छोड़ के नहीं जा रहे हैं, तो इस दौर के हम सब अपराधी हैं। इस दौरे सियासत में
मुझे लगता है खामोश रहना ठीक नहीं है। हम सबको अपने अपने हिस्से की भूमिका निभानी चाहिए। अपने हिस्से की जो चुप्पी है, इस चुप्पी को तोड़ना चाहिए। और जो यह चारों तरफ से निराशा का वातावरण है, इस निराशा के वातावरण में आशा का क्या दीप जलाया जा सकता है, उसमें कैसी समिधा डाली जा सकती है। सीधे तौर पर मैं इस बीच आज मैं डॉक्टर विवेकानंद को सुन रहा था कि मैं सीधे डॉक्टर साहब से शुरू करना मैं चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आज आप गंभीर बात कह रहे थे, जो मूल्यों का क्षरण हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस चौपाल पर आप अपनी बात शुरू करें। डॉक्टर विवेकानंद जी। नमस्कार। मैं ज्यादातर अपने समाज सेवा में, चिकित्सा सेवा में, अभी हमारे यहाँ लगभग 2 महीने से फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है, जो हर साल जारी लगता है, मैं उसमें बिजी हूँ। लेकिन अभी जो इतनी चर्चा हो रही है बिहार की, और सच में अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि जो सुन रहा हूँ वो सच है क्या। सच में नीतीश जी फिर पलटी मारेंगे, क्योंकि उसकी भी एक सीमा होती है, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन बार बार एक ही चीज को करना में इस तरह से जो सुनने में लगता है कि अविश्वसनीय लगता है, और ऐसा लगता है कि ये राजनीति के साथ मजाक किया जा रहा है। ये जनतंत्र का, लोकतंत्र का मजाक है। ये मैंडेट का भी अपमान है कि आप किस गठबंधन के तहत चुनाव में आए थे और उसके बाद किस गठबंधन के तहत सरकार बना रहे हैं, और फिर उसको छोड़ के फिर वापस लौट जा रहे हैं। तो इस तरह की जो घटना घट रही है, इससे जनतंत्र की, लोकतंत्र की छवि जो है वो धूमिल होती है, और इसका व्यापक असर पड़ेगा। न केवल बिहार पर असर पड़ेगा, बल्कि देश की राजनीति पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा। कि पहले जो भजनलाल जी के बारे में कहा जाता था और जो होता था, वो उसका भी एक लिमिट था। वो इतना ज्यादा लिमिट को क्रॉस नहीं किया जितना क्रॉस अभी किया जा रहा है। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी का जो पहला कार्यकाल रहा 2000 से 2005 तक में, उसमें जितने अच्छे काम किए गए हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम होगा। लेकिन उसके बाद से जब से उन्होंने समझौता करना शुरू कर दिया, सिद्धांतों के साथ समझौता, और उनके बाद 2005 के बाद से ही उनका एकमात्र उद्देश्य रह गया कि सत्ता में हम कैसे बने रहें, किसके साथ बने रहें, ये सब चीज यही उनके लिए प्रमुख हो गया। जबकि हम लोग ये मानते हैं कि जिसमें नैतिकता नहीं हो, नेता वही हो सकता है जिसमें नैतिक गुण हो, नेतृत्व वही कर सकता है जिसमें नैतिक मूल्य हो। तो हम नेता उसी को मानते हैं। हम लोग मानते थे कि उसमें नैतिकता कुछ होगी, नैतिक मूल्य होगा। अब इस हमाम में हम जब नैतिकता को ढूंढते हैं तो हमको कहीं नहीं नजर आती है, किसी भी दल में नजर नहीं आती है। ये जो पहले जो हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार जन्म लूंगा, फिर से धरती पर अवतार लूंगा। आज की जरूरत में यदि सच पूछा जाए, राजनीति में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए अब किसी अवतार को ही आना पड़ेगा, वरना ये सारा का सारा सिस्टम जो है नकारा हो गया। किसी से भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये पलटू है या पलटते हैं, जो भी इनके बारे में बड़े आदमी है, इनके बारे में हमको इस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन जो इनको स्वीकार कर रहे हैं वो दोषी नहीं है क्या? हम यदि किसी के गोद में जा रहे हैं तो फिर गोद में जो हमें गोद में उठा रहा है वो भी तो उतना ही इस चीज के लिए, मतलब उसकी सहभागिता तो उतनी ही है। तो ये जो खेल चल रहा है, इधर से पाला बदल के उधर से पाला, इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो मुख्य बिहार की वो गौन हो रहा है, विकास गौन पर रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार के साथ पूरा समझौता। अब ये एक भ्रष्टाचार का एक तरह से पर्व हो गया, मतलब राजनीति का एक स्थायी विधान, रीति रिवाज जो है ना, जो परंपरा बन गया है भ्रष्टाचार। और ये डॉक्टर साहब फिर मैं आपके पास में आऊंगा। अभी निविड़ जी हैं वहां, और मुझे लगता है कि निविड़ जी मानस के मर्मज्ञ व्यक्ति हैं। रामचरितमानस पर पत्रकार होने के साथ साथ अगर प्रवचन करते तो देश में बढ़िया प्रवचन करते निविड़ जी। और सीधा सवाल है कि जो जाए लंका
वही हो जाए रावण, तो आप तो मानस के मर्मज्ञ हैं, क्या लंका से हनुमान होकर लौटा जा सकता है? और इधर तो आप बहुत उत्साहित थे कि 22 तारीख को एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नया दौर शुरू हुआ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो जब राम पर आप बोलते हैं तो मुझे भरत की याद आती है, किस प्रकार भरत ने राम का खड़ाऊ लेकर के और 14 वर्ष तक उनकी पूजा की। लेकिन बिहार में ये दोनों भाई, जिसको राम लक्ष्मण के हैं, राम बलराम के हैं, तो लक्ष्मण जी बिहार में इस प्रकार से लालू नीतीश दो भाइयों की जो जोड़ी थी, कहां है खड़ाऊ? और क्यों चाहते हैं कि लालू सब दिन वनवास ही रहे और नीतीश कुमार जो है 14 वर्ष तक की 28 वर्ष तक वही शासन करे? क्या कहना है राम और रामत्व और मोदी और तमाम प्रकार के माहौल में और दो भाइयों के बीच जो सत्ता को लेकर के संघर्ष है, मैं चाहूंगा कि आपकी टिप्पणी सामने आए। तो मूल आपत्ति जो आपने दर्ज की है, और देश की राजनीति में हर दूसरा व्यक्ति वही आपत्ति दर्ज कर रहा है, विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है जी और राजनीति अवसरवादिता का पर्याय बन जाए तो क्या राम और क्या रहीम, हाँ, सब अवसर के अनुसार अपने होंगे, सबके राम अपने अपने जिस तरह से बनाए जा रहे हैं, तो राम की भी सही व्याख्या नहीं हो पा रही है। इसलिए ये तो सीधे सीधे बात है कि राजनीति में मूल्यों के क्षरण की यह मतलब आत्यंतिक स्थिति है। अब इससे ज्यादा मूल्यहीनता की स्थिति में राजनीति नहीं आ सकती है। तो अब ये हर कोई जान रहा है, और विवेकानंद जी ठीक ही कह रहे थे कि केवल किसी एक नाम पर क्यों कहा जाए कि नीतीश कुमार पलटू है, सामने वाला भी तो बार बार पलट रहा है। जी देखना यह है कि यदि आप अपने राम राज्य के एजेंडे से नहीं समझौता कर रहे हैं तो आपकी बड़ी वाहवाही है। नीतीश कुमार भी क्या अपने सुशासन के इस एजेंडे से समझौता नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए उनकी पीठ ठोकी जानी चाहिए। वो प्रयोग कर रहे हैं, जैसा प्रयोग आप कर रहे हैं वैसा ही प्रयोग वो कर रहे हैं। तो ये परस्पर यह अवसरवादिता जो है यह पारस्परिकता पर निर्भर कर रही है। बिहार में परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो त्रिकोण पे, त्रिशंकु पे जिसको कहते हैं, महादेव के त्रिशूल पर बिहार है, काशी नहीं है जी। और वो त्रिशूल है, मतलब तीन ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ना, और इस बात को बखूबी जान गए हैं लोग। तो नीतीश कुमार के हाथ में दोनों ही की नकेल जो है वो लगातार बनी हुई है। तो लोगों को, बाहर वाले लोगों को हैरानी होती है कि भाई क्या मजबूरी है, बीजेपी क्या मजबूरी है। मजबूरी तो आंकड़ों को देख करके समझा ही जा सकता है। बीजेपी और नीतीश के साथ जब बीजेपी लड़ती है तो परसेंटेज ऑफ वोट में क्या इजाफा होता है, और जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो क्या समीकरण बनते हैं। ये तो स्पष्ट है कि कोई दो मिलकर के एक तीसरे पे भारी पड़ेगा। यह स्थिति तब आज से 10 साल पहले भी थी, अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। अखिलेश जी, आप सुन रहे होंगे डॉक्टर साहब ने कुछ बात की है मूल्य की, और बहुत निराशा भी दिख रही होगी। और निवीर जी ने अपनी चर्चा की कि जो चीजें हैं, तो आप बिना क्रोध व्यक्त किए हुए और गुस्सा व्यक्त किए हुए आप अपनी बात रखें। आप तो बहुत निराश हैं। और अभी आप कह रहे थे कि राजनीति से मुझे अब घिन होने लग गई। जैसे राजनीति की चर्चा होती है तो लगता नहीं कि इन बातों को सुना जाए। मैं सुनना चाहता हूं फिर से, तो थोड़ा सा गुस्सा पर नियंत्रण रखते हुए आप अपनी बात कहें। नहीं बाबा, मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब भी बोले और निवीर भाई भी वही बात कह रहे थे। कहने के लिए कुछ रह नहीं गया है, लेकिन जो जिस ट्रैक पर बिहार जाता दिख रहा है, हमें तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में देश में जितने राज्य हैं, सारे राज्य विकास के पथ पर कहां से कहां आगे चले गए। और ये बिहार के लोगों को क्या लगता है
कि वहां पर राजनीति बहुत फलती फूलती है, क्योंकि जहां पर गरीबी होती है, जो सबसे पिछड़ा राज्य होता है, वहां पर राजनीति ही राजनीति होती है। और ये राजनीति पहले अगरे लोग करते थे, और पिछड़ी जाति के लोग भी राजनीति में उतने ही भागीदार साबित हो गए हैं। जी अभी जो बिहार में नीतीश जी जो करते दिख रहे हैं, या नीतीश जी कहाँ गायब हैं, इसको लेकर जो पूरे देश में एक बवाल मचा हुआ है। इसमें एक मार्के की बात ये मैं बता दूं कि वही नीतीश जी हैं बिहार में जो 18-20 साल से बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं। वो केवल पार्टी बदलते हैं, मुख्यमंत्री वही रहते हैं, कभी बीजेपी और कभी आरजेडी या महागठबंधन के साथ सरकार चलाते हैं। बहुत अच्छी बात है। बिहार का कितना भला हुआ है ये हम नहीं जानते, क्योंकि कुछ सड़कें बन गई है, कुछ डेवलपमेंट का काम जरूर हुआ, क्योंकि पैसा खर्च होगा तो कुछ होगा ही होगा। लेकिन मैं अब दूसरी बात बता रहा हूं आपको। दूसरी बात ये है कि बिहार में अभी जो राजनीति होती दिख रही है, वही नीतीश जी 6-8 महीना पहले बीजेपी को घेरने के लिए इंडिया माने एक मोर्चा बनाने चले थे। मोर्चा जाकर बनाए नीतीश। कांग्रेस तो मोर्चा पहले ही बना चुकी थी, जिसको यूपीए कहते हैं। उस यूपीए में नीतीश जी शामिल नहीं थे, तो उन्होंने एक मोर्चा बनाया, कहा कि हम बीजेपी को घेरेंगे, बीजेपी को परास्त करेंगे और बीजेपी को हरा भी देंगे। कैसे भैया? ये जो है एक मोर्चा बनाते हैं, पूरे देश के समझिए विपक्षी पार्टी उसके बैनर पर आएंगे। उन्होंने मोर्चा बनाई, या मोर्चा बनाने के बाद समझिए कि नाम पड़ा उसका इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन नाम पड़ने के बाद आपको सबसे ज्यादा हंसी आएगी, गोदी पत्रकार के लोग और बीजेपी वाले इंडिया शब्द नहीं बोलते हैं, इंडी बोलते हैं, इंडी। जी घमंडिया गठबंधन बोलता। इंडिया बोलने में भी उसको, मैं अभी पटना से कुछ साथी का सुन रहा था जो बीजेपी के साइड से बोल रहे थे, या वो बड़े पत्रकार सब है, वो भी इंडी गठबंधन बोलते हैं। हमको तो लगता कि जैसे कि शर्म से कहाँ मुंह छुपा ले आदमी। वो पत्रकार लोग हैं, आप बोलते हैं इंडी गठबंधन। अब बताइए, बीजेपी बोलती है वो तो समझ में आती है, लेकिन पत्रकार बोलते कि इंडी गठबंधन, ये तो बड़ा विचित्र कहानी है। अब दूसरी चीज देखिए कि वो जो जिस मोर्चा बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाया इन्होंने, उसी बीजेपी के गोदी में जाते दिख रहे हैं। ये तो बड़ा विचित्र कहानी है। अब तो कल शपथ ग्रहण है अखिलेश जी। नहीं शपथ ग्रहण है, गोदी में बैठ चुके हैं। वो कल जो है ना, कल जेडीयू की कल बैठक होनी है, कार्यकारिणी की कल बैठक है। उसी बैठक हो जाएगा, लेकिन शपथ ग्रहण होगा कि नहीं होगा ये कौन जानता है। इस बार जो है आरजेडी को भी की तैयारी है, आरजेडी की, और जेडीयू को हो सकता है धक्का भी लग जाए। हो सकता है बीजेपी की पूरी रणनीति को धक्का लग जाए, मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज है कि नीतीश कुमार को बहलाकर, फुसलाकर, बहकाकर जो बिहार के उनके अगल बगल में चलने वाले 3-4 नेता हैं, मैं नाम भी बता दूं, संजय झा नाम के एक नेता हैं, वह उनकी प्रेम गाथा जो है बीजेपी के साथ ज्यादा है और जेडीयू की राजनीति करते हैं। एक है अशोक चौधरी, कांग्रेस की राजनीति करते थे, कांग्रेस को पटना में, बिहार में बर्बाद किया उन्होंने, और इसके बाद जो है वो जेडीयू के साथ आगे पीछे, नीतीश जी के साथ एक आदमी आगे रहता है, एक आदमी पीछे रहता है, कि जिधर वो मूव करे उसको इशारे के जरिए संतुलित किया जाए। और तीसरे व्यक्ति हैं विजय चौधरी, विजय कुमार चौधरी साहब, ये आप समझ जाइए। एक और बड़े पत्रकार भी है जो अभी संवैधानिक पद पर हैं इसी दिल्ली में, क्योंकि संवैधानिक पद पर है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। अब ये लोग जो है, इनकी पूरी केमिस्ट्री जो है, पूरी केमिस्ट्री सद्भावना है बीजेपी के साथ। ये लोग जहां से चुनाव लड़ते हैं, कोई दरभंगा से लड़ता है, कोई कहीं समस्तीपुर, ये लोग जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां से जातीय समीकरण जो है वो बीजेपी के समीकरण से ज्यादा मेल खाता है।
और ये लोग जो है शुरू से ही नीतीश जी को ये समझाते बुझाते रहे कि नहीं, कि बीजेपी के साथ अगर हम चुनाव लड़ेंगे लोकसभा तो हम 12, 15, 16 सीट भी जीत सकते हैं, और महागठबंधन के साथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो हमको 5-6 सीट भी नहीं आएगी। ये हाल में 15 दिन के भीतर में नीतीश जी के दिमाग में ये बात बैठा दी गई। अब उधर देखिए बीजेपी का खेल, बीजेपी का जो सर्वे आया, बीजेपी ने जो सर्वे कराया उसमें उनको 7 से 8 सीटें मिलती दिख रही है। बीजेपी अपने आप में परेशान है। और ये जो चौधरी साहब जो है, अशोक चौधरी, विजय चौधरी और संजय झा ने नीतीश जी के कान में एक और बात फूंक दिया है कि पूरा बिहार राममय हो गया है, राम के नाम पर ही वोट पड़ना है। तो नीतीश इतने कच्चे क्यों हैं कान के कि इतने परिपक्व नेता, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई नीतीश की या मतहीन हो गए हैं? उम्र का दोष है ना, उम्र बढ़ गई है। और आपको पता ही होगा कि 20-25 दिन पहले, 1 महीना पहले वो विधानसभा जब का सत्र चल रहा था तो सेक्स एजुकेशन पर बात उन्होंने किया, कर ही रहे थे सेक्स एजुकेशन पर, और वो बोलते बोलते कहाँ बहक गए थे। तो ये थोड़ा सा उम्र का भी ये खेल है। चलिए वो सब कोई विषय नहीं है, मूल कहानी। अखिलेश भाई जी, हम लोग तो और भी विषय पर एक तो यह है कि हम लोग जितनी बात, जितने लोगों का आपने नाम लिया है अभी, और निश्चित रूप से यह जो इन तमाम दलालों ने बिहार को जो तबाह किया है वह निश्चित रूप से यह बहुत ही दुखद है। हम तो डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब हैं? हेलो, शायद डॉक्टर साहब कट गए हैं। डॉक्टर साहब कट नहीं गए, डॉक्टर साहब लगता है कि लाइव हो रहे हैं जी। डॉक्टर साहब लाइव हो गए हैं। डॉक्टर साहब कभी कभी जो है खो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं, नेट, अब मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूं, बीच बीच में रुक जाता है। अच्छा, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। मैं सीधे तौर पर जी अखिलेश जी की बात अभी आप सुन, अखिलेश जी की बात आप सुन रहे होंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि सुन रहे थे जी, कल शपथ ग्रहण होगा कि नहीं होगा, तेजस्वी जी या लालू जी का कोई चमत्कार होगा, या जो अभी तक की सूचना है यह सूचना सत्य होगी, फिर बिहार को जो है नए तेवर का मुख्यमंत्री मिलेगा या जो भी मिलेगा वह। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार तो लगातार बदल रही है और आप तो लगातार भिक्षाटन करके, मैं शायद निवीर जी या फिर अखिलेश भाई आपको सूचना होनी चाहिए कि एकलौते पागल डॉक्टर हैं हम लोग, तो बड़े भाई हैं लेकिन हम लोग तो पागल कहते हैं, और बिना पागल हुए बड़ा काम नहीं हो सकता है। पूरे 10 वर्षों से जो भूख से जूझता हुआ बिहार है, खास करके कोसी का क्षेत्र है, झोला लेकर के भीख मांग करके जो विकास की बात कर रहे हैं, इसलिए डॉक्टर साहब की पीड़ा बड़ी है। अब तो सीधे तौर पर यह है कि सरकार बदल जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि समाज कब बदलेगा, व्यवस्था कब बदलेगी, बिहार की बदहाली कब बदलेगी? आपको लगता है कि सरकार के बदल जाने के बाद बिहार बदल पाएगा और बिहार में बदलाव की कोई हवा बह पाएगी? सरकार परिवर्तन ही, व्यवस्था परिवर्तन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? आप किससे, हमसे पूछ रहे हैं या विवेका जी से? नहीं डॉक्टर, मैं तो डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूं जी। डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूं कि सरकार बदल जाएगी लेकिन बिहार का समाज बदलेगा या नहीं बदलेगा? नहीं, आप पूछ रहे हैं, वो सवाल ऐसे है कि जो नदी की धारा है वो कब अभी डॉक्टर साहब नेटवर्क में शायद आप ठीक से नहीं, आपका नेटवर्क, आप कहेगा कि वो कम रहेगी जो फिर वापस लौट करके फिर हिमालय में जाएगी। जी जी, हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कैसे, हाँ तो बिल्कुल वाईफाई से जोड़ लेते तो ज्यादा ठीक रहता जी। तो मुझे कहना यह है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही है।
व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो प्रयास होना चाहिए जी वो प्रयास करने वाले लोग नहीं है। जी इतनी शिद्दत से वो जो कि धारा के उल्टी धारा बहानी होती है, अब ये धारा चल रही है, ट्रेंड चल रहा है। अभी जैसे नीतिहीनता के हम नीति को नहीं मानेंगे तो पद के लिए कुछ किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, इसकी होड़ चल पड़ी है। और उसमें इस सभी पार्टी और सभी नेता इस हमाम में नंगे हैं। अब इक्का दुक्का प्रयास होने से जो इसका जब सामूहिक प्रयास नहीं होगा, प्रयास भी नहीं करते हैं हम लोग ठीक है, ये डिबेट कर लेंगे, ये डिबेट जितने लोगों तक जाएगा वो भी अपना एंटरटेनमेंट के रूप में लेंगे। हाँ कुछ अच्छी बातें हुई, उसको जो ठोस प्रयास होना चाहिए व्यवस्था परिवर्तन का, उसका अभाव है उसमें। और इसलिए ये धारा जल्दी बदलने वाली नहीं है, ऐसी ही चलती रहेगी। और समाज तो कहता है कि समाज में पूछेगा तो वहां ज्यादा निराशा है, वो कहते हैं नहीं ना, कोई भी आएगा तो इस भ्रष्टाचार को नहीं मिटा पाएगा, कोई भी आएगा तो हमारा विकास नहीं करेगा। तो पूरा निराशा में संपूर्ण समाज अभी। हम लोग तो ये है कि भाई जितना बल पड़ रहा है उतना काम करो। यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीबी है तो हम लोग कहते हैं चलो कोई बात, हम डॉक्टर है तो अपना क्लिनिक फ्री कर देंगे, हमारा अस्पताल है था अभी 605 बेड का हो गया। और जब से स्थापना हुआ 2007 से तब तक आज तक कोई बेड चार्ज लिया गया, आज तक जो कभी सर्विस चार्ज नहीं लिया गया, दवाई के खर्च पर हम लोगों ने काम किया। तो वो हम एक छोटे स्तर पर यह काम कर रहे हैं। और इस तरह से जो जहां है बेचारा उसी से अपने मन का जो है डॉक्टर साहब का फिर नेटवर्क निविर भी। हेलो जी हाँ। आपकी मुस्कुराहट आ गई है। जो डॉक्टर साहब निराशा व्यक्त कर रहे थे कि जब तक संगठित प्रयास नहीं होगा तो हम यही पॉलिटिकल ड्रामा देखते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इस निराशा और हताशा के माहौल में सरकार का सरोकार कब घटित होगा? आपको लगता है कि सरकार बदल जाने से भारत का समाज बदल जाएगा? लोग कहते थे पहले कि राजा जैसा होगा प्रजा वैसी होगी, लेकिन प्रजा को भी जब आनंद आने लग जाए और प्रजा भी आनंदित हो, मुस्कुरावे और तालियां पीटे और झंडा और डंडा लेके घूमे, तो कौन बचाएगा बिहार को? क्या देखते हैं? क्या लगता है कि बिहार इन तमाम दलों को इन तमाम दलों ने अपनी जागीर समझ लिया है? इनके चंगुल से बिहार को मुक्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? जी बिल्कुल, चंगुल से मुक्त तभी होगा जबकि बिहार की जनता को फ्रैगमेंटेड मैंडेट का दंश समझ में आए, ये बात समझ में आए, जिसको हम लोग अभी तक मनोरंजन का विषय बना करके रखे हुए हैं। परिवर्तन होने वाला है, नीतीश पलटू राम कहे जा रहे हैं, तंज कसे जा रहे हैं, तरह तरह के टिप्पणियां हो रही हैं। लेकिन मूलभूत बात यह है कि फ्रैगमेंटेड मैंडेट का दंश बिहार कितने लंबे समय से झेल रहा है, जिसे मैंने कहा त्रिशंकु पे या भगवान के त्रिशूल पे बिहार टिका हुआ है, वो वर्चुअली बहुत पीड़ादायक है। आप देख रहे हैं कि चाहे जिसकी भी सरकार हो, क्लियर कट मैंडेट का असर आपको अपने पड़ोसी राज्यों में दिखाई पड़ता है। वही दंश झारखंड झेल रहा है। और यूपी में देखिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं तो राम मंदिर का इस दृष्टिकोण से समर्थक हूं, रामलला आए या आए हुए ही हैं, उपस्थित हैं, इस पे विवाद हो सकता है। जी जी लेकिन राम मंदिर के आने से यूपी की इकोनॉमी पे जो असर पड़ने वाला है उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, चाहे आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। मेरा कहना है कि उस तरह की सकारात्मक पहल, चाहे मंदिर बनवाए या उद्योग धंधे बनवाए या खेती की पहल हो, मैं तो कहता था नीतीश जी जब बीजेपी के साथ थे उस समय तो मौका था, तो क्यों यहाँ बिहार के बच्चे कोटा जा रहे थे? यहाँ पे डेवलप करते ना एक उस तरह का इंस्टीट्यूशन जहाँ की मेडिकल और इसके लिए इंजीनियरिंग के लिए बच्चों को यहाँ कोचिंग दी जा सकती है। एक छोटी सी पहल थी। मैंने तमाम नेताओं से कहा
कि आप लोग केवल राजनीति करते हो, ये ऐसा तो कहीं नहीं होता है दुनिया के किसी कोने में कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति, पूरा वक्त ही राजनीति। अरे कुछ तो करो, कोई तो जी पहल लो। जी ये तो पूरा वक्त ही राजनीति करने वाले लोग तो यही करेंगे ना, अवसर की तलाश में रहेंगे। चार विधायक लेकर के मांझी भी अपना देख रहे हैं कि कहाँ पे गोटी सेट होता है, गोटी सेट के अब तो मुख्यमंत्री बनाने का भी ऑफर है कि मुख्यमंत्री बन जाइए 4 विधायक पर, अब देखिए, और 2 विधायक में तो गवर्नरे हो जाएंगे। जी परिस्थिति, हाँ, तो कैसी परिस्थितियों में बिहार की जनता को ये आनंद का विषय है, मनोरंजन का विषय है, ये चिंता का विषय है। सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि बिहार की चिंता करने वाला ही कोई नहीं है। जी और लोकतंत्र की सफलता की जो तमाम शर्तें हैं वेस्टर्न फिलोसफर्स ने तय की हैं, उसमें पहली शर्त है कि शिक्षित समाज होना चाहिए। अशिक्षित समाज के लिए लोकतंत्र नहीं है। अपने यहाँ का समीकरण यह है कि जैसे जैसे शिक्षित होते जाते हैं वैसे वैसे आप और राजनीतिक होते चले जाते हैं, क्योंकि आपको और जातिवादी, जो जितना एजुकेटेड है उतना कास्टिस्ट है, जो जितना शिक्षित है वह उतना कास्टिस्ट भी है। हाँ, संकट यह है विजन जी कि जो जी जितना एजुकेटेड है जी वो तह तक चीजों को देखता है, राजनीति का घिनौना चेहरा उसके सामने आता है तो अखिलेश जी की तरह से कहता है कि वह राजनीति बेकार चीज है। अरे बेकार चीज है, लेकिन वही रास्ता है बदलाव का। राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, और अपने यहाँ की क्या प्रथा है कि जैसे ही आप शिक्षित हो जाते हैं कि आप अपॉलिटिकल हो जाते हैं, अपैथी एक डेवलप कर लेते हैं राजनीति के प्रति, कि राजनीति तो बहुत निकृष्ट लोगों की चीज है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ सामने वाले की मंशा समझ रहा हूँ, बिहार के डेवलपमेंट की बात नहीं कर, नहीं, इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं तो इसलिए द डायलॉग की ये पहल जो है इसको एक बहुत महत्वपूर्ण पहल मानता हूँ कि हम लोगों की जिम्मेदारी है ये कि ये चीजें जिसको हंसी मजाक में उड़ाया जा रहा है, मतलब वो जो आप कहते हैं ना कि ये सदियां माफ नहीं करेंगे इन गलतियों को। बहुत जी जी कितना पीछे जी। अपना बिहार जाता जा रहा है, पड़ोस तो के मैं राज्यों को देखिए। जी, तो अब अखिलेश भाई, अब तो चलते चलते आज हम लोग जो है चौपाल पर हैं, और यही पीड़ा है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और मुझे लगता है कि डायलॉग की जो हम लोगों ने शुरुआत की है, बिहार में विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, बिहार के जो स्थानीय संसाधन है, इन स्थानीय संसाधनों को आधार बना करके विकास का क्या ढांचागत और टिकाऊ मॉडल खड़ा करना चाहिए। अपनी तरफ से भी एक नया नैरेटिव हो, विकास का एक मॉडल हो, क्योंकि गोदी मीडिया के पास वो वक्त नहीं है भाटगिरी करने का और चाटुकारिता करने का। लेकिन आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार हैं दिल्ली में, आप बिहार के हैं, बिहार की माटी और उसके तासीर की समझ है आपके पास में, आप भी इस सल्तनत को, आप भी वर्तमान बिहार के नेतृत्व को सुझाइए कि विकास का यह डेवलपमेंट मॉडल हो सकता है, ऐसा काम करें। अखिलेश भाई, मैं ये कह रहा हूं कि निवीर भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, विकास के नारे हर आदमी लगा रहे हैं, विकास की चाहत भी रखे हुए हैं, लेकिन विकास के पथ पर जाता हुआ कोई दिख नहीं रहा। जी बिहार विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वहां की जनता को शिक्षित होना। हमें नहीं पता है कि बिहार की जनता का शिक्षा का स्तर क्या है। अगर बिहार की जनता को शिक्षा का स्तर वाकई में बढ़ा होता, या कॉलेज जाने वाले वाकई में लोग वहां बढ़े होते, तो मैं आपको बता देता हूं कि 5 किलो अनाज पर बिहार की जनता आजकल सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को दे रही है। उनके साथ बिहार के साथ देखिए, सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे, बिहार के युवा नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के लिए अपना बिहार छोड़ के दिल्ली और पंजाब, अब देश के विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं, भाग रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं।
लेकिन उसी बिहार में उस युवा के माता पिता 5 किलो अनाज पर नगारा पीट रहा है। आप ये बताइए कि बिहार का ये सच जो है पूरा दुनिया, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम अब 12 करोड़ 12.5 करोड़ गरीब ही देश में रह गए। नीति आयोग की रिपोर्ट अभी 10 दिन पहले आई है। तो 81 करोड़ लोगों को तुम 5 किलो चावल दे रहे हो, ये गरीबी नहीं है? ये गरीबी है कि नहीं है? और बिहार के तमाम लोगों को, जो लोग बिहार से बाहर हैं उनको माइनस कर दीजिए, बिहार में जो लोग रह रहे हैं सारे लोग 5 किलो अनाज उठा के आप बेच देते, उठाता है और बेच देता है। हर घर में 50 किलो 1 क्विंटल चावल जा रहा है, उसको बेच देता है। तो बिहार का इकोनॉमी को कैसे सुधारिएगा जब पूरा गार्जियन युवा दोनों उसी में घुसा हुआ है कि कहां से कुछ आ जाए, लूटे और खाए। सबसे बड़ी चीज क्या है, और निवीर भाई ने एक और अच्छी बात कही, वो बातें होनी चाहिए कि जब तक सरकार को फुल मैंडेट नहीं किसी पार्टी को मिलती है, एक बड़ी बात है ये, लेकिन सपोज करिए अगर मैंडेट नहीं भी मिलती है तो आज की तारीख में जो खेल हुआ है, नीतीश जी को कोई वहां मार रहा था, नीतीश जी का कोई पद छीन रहा था, नीतीश जी की कुर्सी कोई छीन रहा था? 70-72 साल के उम्र में अगर वो ये काम करते हैं तो आजकल के युवा नेता अगर बिहार में कोई गलत काम कर जाए, राजनीति में जो भी स्टेप उठा ले तो उसको लोग तो बहुत गाली बकेगा। नीतीश जी के खिलाफ कौन सा काम हो रहा था? जिस पार्टी के खिलाफ आप मोर्चा बनाने चले थे उसी पार्टी के गोदी में जाकर बैठ रहे हैं। क्या मुंह दिखाइएगा? और उस बीजेपी के बारे में आप लोग हो सकता है बोलने में थोड़ा सा संतुलित बोल रहे हैं, डायलॉग के जैसे मैं ये बता रहा हूं, सुन लीजिए जी। ये केवल जो है नीतीश और बीजेपी का मामला नहीं है, वो पूरे बिहार के अस्तित्व का मामला है। आपको बता देते हैं, ठाकुर सुहाती बहस नहीं करनी चाहिए। आप सुन लीजिए बात कि नीतीश जी के बारे में, नीतीश जी का इकबाल घटा है, भविष्य उनका खराब होगा, पूरी जदयू की राजनीति खराब हो जाएगी और नीतीश जी के कारण बिहार और बदनाम होगा। दूसरे प्रदेश में लोग कहेंगे अरे ये लोग उसी प्रदेश से आते हैं जहां का मुख्यमंत्री 20 साल तक राज किया, इसके बाद पलटी मारता था, पलटी मारता था, पलटी मारता था। क्या मुंह दिखाइएगा? क्या राजनीति है? नीतीश जी को कहा जाता है। और एक जी निबिर जी कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश जी की जितनी भद्द पिटती है, मुझे तो हैरानी इस बात की होती है कि बिहार में आकर के बीजेपी अपने चेहरे पे शर्म क्यों नहीं करती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं उस पर भी कह रहा हूं। एक शख्स बताइए ना आप बिहार बीजेपी में जो कि नीतीश को, अरे नीतीश कितने भी गए गुजरे हो गए, उनको जब तक स्थानापन्न करने की ताकत तुम में नहीं है, तुम कैसे उसके ऊपर वार करोगे? कैसे कहोगे कि नीतीश के कारण भद्द पिट रही? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं उसी को दोहरा रहा था। और उस बीजेपी की बात करते हैं, जो बीजेपी थूक चाट के उसे थूक फेंक कर उसी को चाट रहा है, वो तो थूक चाटने का काम कर रहा है ना। बीजेपी का ज्यादा शर्मनाक है वो स्थिति। आप ये बताइए बिहार में बीजेपी के, मैं आपसे बोल रहा हूँ 5 नेता का नाम बताइए जिस पर जनता विश्वास करती हो। 5 नेता, एक भी नेता बिहार में नहीं है। एक नेता बताइए, तब 5 गिनाए। हाँ, एक नेता की बात हो रही है। चुनाव जीतना आज ही खबर है, इसको आप खत्म करिए कार्यक्रम को। आज की खबर है तमाम अखबारों में, सारे चैनल में, कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो शासन करती है उसके 21 विधायकों को बीजेपी ने टारगेट किया। ये खबर छपी है। और टारगेट किया सबको 25-25 करोड़ रुपया ऑफर किया कि टूट जाओ इधर आ जाओ। एक अखिलेश भाई
हम लोग तो टूटने और बिखरने का सिलसिला देखेंगे ही नहीं, बल्कि लगातार हम लोग चर्चा करते रहेंगे और चर्चा ही केवल नहीं करेंगे, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए हम लोग ने द डायलॉग की शुरुआत की है, ये जो संवाद प्रक्रिया चली है, अपनी निष्पत्तियों को प्राप्त मैं करेगी यह एक प्रक्रिया। एक जी, बात और कहना चाहूंगा कि जी, देखिए, भगवान राम की मंदिर जो है ना, प्राण प्रतिष्ठा, उनका भव्य दर्शन, हम सब उनको प्रणाम करते हैं, हम लोग के मन में बसते हैं, हम सब घंटी बजाते हैं, जी, प्रदर्शन नहीं करते। भगवान राम सबके हैं, और भगवान राम को जानना है तो उसका जो है ना, अध्ययन करना पड़ता है। पढ़िए, जाकर लोगों को पढ़ना चाहिए। ये जितने भी अखिलेश भाई, अखिलेश भाई, अब तो केवल यह है कि राम तो बचाना और राम के साथ जुड़ना। पहली चिंता बिहार में जीतन राम की है। राम की बात अभी छोड़ दीजिए, आइए हम लोग जीतन राम को देखें और राम किधर जाते हैं बिहार में। हम लोग कल भी इस चौपाल पर हाजिर होंगे 8 बजे। आज कई प्रकार की तकनीकी दिक्कतें हुई है, हम माफी भी चाहते हैं, लेकिन यह सर्वहारा का कोई अनुशासन नहीं होता है। जो प्रोलेटेड क्लास के पत्रकार हैं, खास करके जो खाए पिया घाए पत्रकार हैं, उसके पास बहुत तकनीकी सुविधाएं हैं। हम लोग तो जनवादी पत्रकार हैं, सर्वहारा हैं, इसलिए बहुत अनुशासन की अपेक्षा ना करें। लेकिन धीरे बाबा धीरे विजेंद्र, हम लोग एक जी, एक पंक्ति और कहने की इच्छा हो रही है नहीं पूरा अभी कर बिहार लीजिए। वासियों की तरफ से। जैसे जी, भिक्षा मांगने का अपना पारंपरिक तरीका है ना, जी, भगवान के नाम पे दे दो बाबा। जी, वैसे ही अभी अभी बिहार वासियों की तरफ से मैं बीजेपी से या किसी भी सत्ताधारी दल से यही कह रहा हूं कि दे दो बाबा, राम के नाम पर ही सही, लेकिन दो तो सही। केवल दो धोखा सही। दे रहे हो, केवल आंखों में धूल झोंक रहे हो, ये नहीं चलेगा। जी, जी, बिल्कुल यह नहीं चलेगा। हम चौपाल पर हम कल फिर 8 बजे हाजिर होंगे। आप बने रहें। अगर आपको यह बहस अच्छी लगी हो और लगता है कि इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपका सहयोग हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साझा करें, और इस बहस को हम लोग रोकेंगे नहीं। परिस्थितियां लाख प्रतिकूल होगी, लेकिन यह समझिए कि एक आंदोलन है और यह समकालीन तकनीक का बेहतर इस्तेमाल हम लोग करेंगे समाज परिवर्तन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मित्रों का, तमाम दर्शकों का। नमस्ते।